हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास ऑफ बायोपांडा 2.0। आज हम फिर डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम ऑफ सेल बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट एग्जाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम ये वीडियो क्यों देखें? क्योंकि हर एक नीट एस्पिरेंट के माइंड में क्वेश्चन रिवॉल्व करते रहते हैं कि तैयारी कैसे करें, एनसीईआरटी इनफ है, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो पेपर के होगा कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस, ये सब क्वेरीज आपकी सॉर्ट आउट होती है वीडियोस देखने के बाद। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है यूनिट रिप्रोडक्शन के लिए तो उसे भी देख लेना। सो हियर कम्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में we have to find incorrect statement। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो मतलब अगर सेल बायोलॉजी प्रिपेयर करनी है तो एनसीईआरटी से हर एक ऑर्गेनेली ध्यान से पढ़ो, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर, हर एक ऑर्गेनेली का डायग्राम देखो, उसकी प्रॉपर्टीज देखो, उसके फंक्शंस देखो, क्योंकि क्वेश्चन उसी से आते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी है माइक्रोबॉडीज के बारे में। लेट्स चेक आवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है अबाउट माइक्रोबॉडी? सो देयर आर ओनली 2 लाइन्स अबाउट माइक्रोबॉडीज इन एनसीईआरटी, जिसमें ये बोला गया है माइक्रोबॉडीज आर माइन्यूट वेसिकल्स। ठीक है, माइन्यूट वेसिकल्स है, उनके अराउंड मेम्ब्रेन है और उनके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, और ये बहुत प्लांट एंड एनिमल्स में प्रेजेंट है। एंड दिस इज द ओनली स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। And what else question can come from this topic? कि माइक्रोबॉडी से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? तो माइक्रोबॉडी से ये ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है? ये ऐसी ऑर्गेनेली बताओ जिसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। तो उधर ऑप्शन अगर माइक्रोबॉडीज दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि माइक्रोबॉडीज के पास मेम्ब्रेन है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, वेसिकल्स हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या एंजाइम प्रेजेंट है। जब हमारे सेल्स में H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड इंक्रीज कर जाता है तो ये पेरोक्सिसोम इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर में। तो ऐसी ऑर्गेनेली जिसके पास मेम्ब्रेन भी माइन्यूट छोटी छोटी है, तभी तो माइक्रोबॉडीज है, और उनके अंदर वेरियस एंजाइम और बहुत प्लांट एंड एनिमल में प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस। न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियस के बारे में है। मैच्योर सिव ट्यूब एलिमेंट पोजेस कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस के बारे में। सो लेट्स गो टू द टॉपिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में पहले हम बात करते हैं डायग्राम की। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब मेम्ब्रेन क्या होती है? एक बाउंड्री होती है। अब वो बाउंड्री क्या करती है, ये बाहर का जो सेल के अंदर मटेरियल है साइटोप्लाज्म, उसको सेपरेट करती है किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के सेपरेट करने के लिए देयर इज बाउंड्रीज, और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब इस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में तुम देख रहे हो 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो 2 मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है इसे हम कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और क्वेश्चन आया है व्हाट statement regarding perinuclear space. So let's see the statement what is given in our NCERT. तो perinuclear space के 2 पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस वो क्या करता है? एक बैरियर बनता है। किसके लिए? कैरियोप्लाज्म, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, और साइटोप्लाज्म के बीच में। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन रिमेन्स कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो ये बाहर की मेम्ब्रेन है इसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रो करते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप में अगर देखा जाए तो माइन्यूट पोर्स होते हैं। अब ये जो डबल मेम्ब्रेन है कहीं कहीं जगह जाके फ्यूज हो जा रही है ना, तो ये जो है ये है न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? These nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein, मतलब ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। यहाँ से कुछ मटेरियल अंदर जाना है, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर जानी है, तो थ्रू न्यूक्लियर पोर्स होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन्फॉर्मेशन गिवन एंड नाउ लेट अस चेक द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। एंड अभी हम रीड करके आए हैं, यस इट इज
बाउंड्री। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। न्यूक्लियर पोर act as a passages for protein and RNA molecule in both direction between nucleus and cytoplasm, ये भी अभी हम रीड करके हैं। so that is a direct statement from NCERT, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठाया है। so that means there are possibility कि NCERT की डायरेक्ट लाइन उठा के आ जाए, so you have to read NCERT carefully। अब नेक्स्ट है mature sieve tube element possess nucleus। ठीक है, तो यहीं पे एक NCERT में इसके नीचे ही न्यूक्लियस के उसमें अगर ध्यान से रीड करोगे तो एक लाइन है जहां पे लिखा गया है मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। ठीक है, और उसका एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट्स एंड सीव ट्यूब्स। जो सीव ट्यूब्स वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और जो ह्यूमन बींग्स के आरबीसीज हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो सीव ट्यूब के साथ जो एक सेल्स होते हैं कंपेनियन सेल्स, 11th में एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है, वो हेल्प करते हैं, उसका न्यूक्लियस हेल्प करता है सीव ट्यूब को, बट सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं है, और उस स्टेटमेंट में यही दिया होगा कि सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, और वो हम सो करेक्ट आंसर इज दिस, क्योंकि सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट। सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, क्रोमोसोम क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ठीक है, तो अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद होगा तुम लोगों को, तो ये सेंटर में एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज सेंट्रोमेयर। अब इस सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अब अगर ये सेंट्रोमेयर मिडल में है तो हम उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक। तो इसका आंसर मेटासेंट्रिक है। बाकी के जो सेंट्रोमेयर्स है उसके बारे में नॉलेज होना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इस क्वेश्चन पेपर में मेटासेंट्रिक के बारे में पूछ लिया गया, सो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपसे दूसरे टाइप्स के क्रोमोसोम के बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है। सो मेटासेंट्रिक में मिडल में सेंट्रोमेयर है, M फॉर मेटासेंट्रिक, M फॉर मिडल। सब मेटासेंट्रिक में अब मिडल से थोड़ा सा ना साइड में कर दो, सब मेटासेंट्रिक क्या हो रहा है? मिडल से साइड में कर दो। तो ये अगर मिडल में प्रेजेंट तो इसको थोड़ा सा ऊपर को कर दो, जिसकी वजह से ऊपर क्या हो जाएगी? आर्म छोटी हो जाएगी, नीचे वाली लंबी हो जाएगी। पहले तो वो सेंटर में था तो इक्वल आर्म्स थे, छोटी आर्म को पी आर्म कहते हैं, लंबी आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। अब एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक को सब मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। एक्रोसेंट्रिक को हमने थोड़ा सा और साइड कर दी, मतलब ये वाली आर्म और छोटी कर दी। और टीलोसेंट्रिक मतलब टी फॉर टीलो, टी फॉर टर्मिनल, जो सेंट्रोमेयर है हमने टर्मिनल में कर दिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ इजी इट इज टू रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which stage of meiotic process shows terminalization of chiasmata? One of the most important topic of cell biology, अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं किया तो अभी प्रिपेयर करो, that is प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस। प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो प्रिपेयर इट राइट नाउ। अब टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata, कोई चीज खत्म होना, टर्मिनल लेट हो रही है, मतलब कि chiasmata एक ऐसा पॉइंट था जहां से दो क्रोमोसोम अटैच थे, जहां से क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है, वो भी खत्म हो रही है। तो जब एंड में सब खत्म हो जाता है तो वो लास्ट स्टेज में होता है, दैट इज डायकाइनेसिस। अब इसको याद करने के लिए आई विल टेल यू अ ट्रिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। और ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में दी है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata कब हो रही है। प्रोफेज की स्टेजेस अभी के अभी याद करते हैं। प्रोफेज की स्टेजेस क्या है? जस्ट लाइक यू आर गोइंग टू अ स्कूल, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है, तुमने कहीं नई एडमिशन लिया और स्कूल में जा रहे हो। जब स्कूल में जा रहे हो तो स्कूल में जाने से पहले यू गेट रेडी, यू जस्ट असेंबल योर यूनिफॉर्म्स, गेट प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, बैग लाते हो, ये सब करते हो। तो वैसे ही प्रोफेज 1 की पहली स्टेज आती है लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में बस यही काम होता है कि तैयारी होती है स्कूल जाने की, ठीक है, कंडेंसेशन हो रही है, कंपैक्टेशन हो रही है, क्रोमोसोम तैयार हो रहे हैं। तो कंपैक्टेशन किसका फीचर है? लिप्टोटिन का। जैसे हम स्कूल जाने हैं तो पहले दिन में तैयारी होती है। जाइगोटिन स्टेज, अब हम स्कूल पहुंच गए, ठीक है। तो जब हम स्कूल चले जाते हैं जाइगोटिन में, हम क्या करेंगे? फ्रेंड्स बनाएंगे। फिर क्या करते हैं? हम वहां जाएंगे, स्कूल में जाएंगे और बहुत सारे बच्चे हैं वहां पे, अपने नेचर का
स्टूडेंट ढूंढेंगे, अपने नेचर का एक और इंसान ढूंढेंगे, उससे फ्रेंडशिप करेंगे। वैसे ही ड्यूरिंग जाइगोटिन स्टेज जो इतने सारे क्रोमोसोम पड़े हैं ना सेल में, इतने सारे क्रोमोसोम है, वो क्या करते हैं, अपने अपने टाइप का क्रोमोसोम ढूंढते हैं, जिसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या क्रोमोसोम होते हैं, जिनका साइज भी सेम है और जिनमें जो जीन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, जस्ट लाइक फाइंडिंग योर टाइप ऑफ फ्रेंड। तो जाइगोटिन के ड्यूरिंग क्या होगा, फ्रेंडशिप होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के क्लोज आएंगे। तो ड्यूरिंग जाइगोटिन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप करते हैं। और जो एसोसिएशन हो रही होती है ना होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, जो पेयरिंग होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्सिस। तो जाइगोटिन में साइनेप्सिंग हुई, मतलब पेयरिंग हुई होमोलोगस क्रोमोसोम की, ठीक है। और जब पेयरिंग हो रही है मतलब फ्रेंडशिप हो रही है। तो जब पेयरिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल न्यूक्लियस। अब ये वाला क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर ये, ठीक है, और एक और क्रोमोसोम है। तो अब ये वाला होमोलोगस क्रोमोसोम इसके क्लोज कांटेक्ट में आएगा, इसके क्लोज कांटेक्ट में आएगा, और बीच में क्या होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्सिस के ड्यूरिंग, उसे हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके ये मतलब फ्रेंडशिप हो रही है, साइनेप्सिस हो रही है। अब जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब फ्रेंड्स बन गया। तो उस टाइम पे हम इनको क्या कहते हैं, दो क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उस टाइम हम इन दोनों को कहेंगे दे आर नोन एज बाइवेलेंट, ठीक है, बाइवेलेंट और टेट्राड। तो इस जाइगोटिन से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो साइनोनेप्टिन कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है, जाइगोटिन में। बाइवेलेंट कब देख सकते हैं हम, जाइगोटिन में। साइनेप्सिस कब होता है, जाइगोटिन में, ठीक है। तो मतलब फ्रेंडशिप होना, फ्रेंड्स बन रहे हैं, फिर वो एक ही बेंच में बैठ जा रहे हैं क्योंकि हम फ्रेंड्स बन गया, होमोलोगस क्रोमोसोम मिल गया, हमें अपना टाइप का फ्रेंड मिल गया, हम इकट्ठे बैठ गए, ठीक है। तो एक बेंच में हम इकट्ठे बैठ गए क्योंकि हमारे बीच में फ्रेंडशिप होगी। तो बाइवेलेंट में अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाइवेलेंट में कितने क्रोमैटिड्स होते हैं, बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। अब यू कैन सी बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम है, ये है क्रोमोसोम 1, ये है क्रोमोसोम 2, ठीक है। और क्रोमैटिड कितने, 1 2 3 4, 4 क्रोमैटिड है बट 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब तक क्रोमैटिड, जब तक सेंट्रोमेयर सेपरेट नहीं कर जाता, तब तक वो क्रोमैटिड क्रोमोसोम नहीं कहलाता। अब इस सेंट्रोमेयर से 2 क्रोमैटिड अटैच्ड है, और द मोमेंट मैं ये सेंट्रोमेयर डिवाइड कर दूंगी तो ये एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बन जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमैटिड। फ्रेंडशिप होगी। अब नेक्स्ट स्टेज आती है पैकेटिन। लिप्टोटिन में स्कूल गया था, जाइगोटिन में साइनेप्सिस होगी, फ्रेंडशिप होगी। पैकेटिन के दिन क्या होता है, अब जब फ्रेंड्स बन जाते थे देन वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फूड। अब लंच ब्रेक में हम लोगों ने फूड एक्सचेंज करना शुरू कर दिया। दैट मीन्स वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के इकट्ठे बैठे थे, पास में बैठे थे, वो क्या करेंगे, अपने अपने क्रोमैटिड एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब ये क्रोमैटिड यहाँ चल जाएगा, ये क्रोमैटिड यहाँ आ जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रही है, पैकेटिन में। और अब क्यों ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही क्यों पेयर करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, ऐसे जिनका साइज भी सेम है और जिनके ऊपर जीन्स भी सेम है। तो फॉर एग्जांपल ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम बना रही हूं मैं, इसके ऊपर हाइट का जीन है, ठीक है, इसके ऊपर अलील है कैपिटल T, ठीक है, और एक और क्रोमोसोम बना रही हूँ, ये इसका होमोलोगस नहीं है, इसके ऊपर जीन है आई कलर का, ब्लैक आई कलर, ठीक है। तो अब एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर हाइट का जीन है स्मॉल d। तो ये किसके साथ पेयरिंग करेगा, इसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे, साइनेप्सिस बना लेंगे, फिर क्रोमैटिड एक्सचेंज करेंगे, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, हाइट का जीन ही एक्सचेंज हो रहा है हाइट के जीन के साथ, ठीक है। ऐसे तो एक ऑर्गेनिज्म में हाइट का जीन आएगा, एक में सिर्फ आई कलर आएगा। तो इसलिए हमेशा पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ होती है।
अब पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर कौन सी स्टेज में होती है, पैकेटिन में। देन अब डिप्लोटिन, डिप्लोटिन एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करके पेयरिंग करके बैठे थे एक दूसरे के साथ, ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना के बैठे हुए थे, बीच में क्रॉसिंग ओवर कर रहे थे। तो अब क्या होता है, सारी जगह से फ्रेंडशिप टूट जाती है, मतलब अब इनके बीच में ना थोड़ी सी लड़ाई होगी, अब ये दूर दूर चले गए, फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई होगी तो दूर दूर चले गए ना, बस एक ऐसे एरिया से एसोसिएटेड है और वो एरिया है क्यास्मेटा, ठीक है। तो मतलब ये वैसे इनके बीच में फ्रेंडशिप इनकी खत्म होगी, लड़ाई होगी इन दोनों फ्रेंड्स के बीच में, बस अब वो लंच ब्रेक के ड्यूरिंग इकट्ठे बैठते हैं। तो इसमें भी ऐसा हुआ कि ये दोनों क्रोमोसोम सिर्फ ड्यूरिंग जहाँ से इनकी क्रोमेटिड एक्सचेंज हुई है वहाँ पे अटैच्ड है, बाकी दूर दूर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी क्रोमोसोम दूर हो गए, सिर्फ उसी पॉइंट से अटैच्ड है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है जहाँ से वो अटैच है उसे हम कहते हैं क्यास्मेटा। तो डिप्लोटिन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे डिसॉल्व हो गया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो इकट्ठे फ्रेंडशिप हुई थी वो डिसॉल्व होगी। सो डिप DIP डिसॉल्व DI, डिप्लोटिन और डिसोलेशन को कनेक्ट करो और याद रखना कि डिप्लोटिन में ही साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कर जाता है, तो मतलब फ्रेंडशिप सिर्फ एक जगह से रह जाती है, वो है क्यास्मेटा। अब रही बात लास्ट स्टेज, दैट इज डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में मतलब सब कुछ डाई, अब वो जो फ्रेंड्स लंच ब्रेक में इकट्ठे बैठते थे ना लंच एक्सचेंज करने, वो भी फ्रेंडशिप खत्म होगी, अब उनकी बहुत ज्यादा लड़ाई होगी, अब वो दूर दूर चले गए, ठीक है। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्यास्मेटा कब खत्म हो गया, डाई कर गया, अब वो लास्ट डायकिनेसिस में डाई कर जाएगा सब कुछ, फ्रेंडशिप खत्म कर देंगे, ठीक है। सो दिस वाज द फन वे ऑफ मेमोराइजिंग दीज स्टेजेस, और ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के आज याद कर लो अगर नीट एग्जाम देना है। The next question is centriole undergo duplication during, कब होती है सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन, जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और डीएनए की रेप्लिकेशन कब होती है, एस फेज में। ये भी डायरेक्ट लाइन दी गई है एनसीईआरटी में। सो ड्यूरिंग एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। अब यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यूरिंग एस फेज में सिंथेसिस हो रही, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे होते हैं क्रोमोसोम। अब ये पैटर्नल क्रोमोसोम पे फॉर एग्जाम्पल एलील का हाइट का कैपिटल T और इसके पास स्मॉल t, एस फेज आ गई, एस फेज आ गई। एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिड था उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, तो मतलब कैपिटल T रेप्लिकेट हो गया। फिर एक और उसमें भी पैटर्नल में हुआ तो मैटरनल में भी होगा, ठीक है, ये भी रेप्लिकेट कर गई। तो अब हमने एक चीज नोटिस की है, बिफोर एप्लीकेशन ये लोग ऐसे प्रेजेंट थे, तो इस टाइम पे कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम बिफोर रेप्लिकेशन, ठीक है। तो रेप्लिकेशन से पहले भी कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम। अब जब रेप्लिकेशन हो रही है तो सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, ठीक है, रेप्लिकेशन हो रही है तो क्या हो गया, सिस्टर क्रोमेटिड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा वाला भी रेप्लिकेट करके सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। तो अगर अब हम बात करें कि रेप्लिकेशन के बाद कितना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम अभी भी 2 ही रहेगा। क्यों 2 रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, क्रोमोसोम तब तक नहीं बनता जब तक सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं करते। अब दोनों के सेंट्रोमेयर तो सेम ही है ना, एक ही पॉइंट से दोनों अटैच्ड है, तो दोनों क्रोमेटिड एक ही पॉइंट से अटैच्ड है। चेंज क्या हुआ, डीएनए कंटेंट, ठीक है, चेंज क्या हुआ, डीएनए कंटेंट। पहले 2 क्रोमोसोम थे एंड 2 क्रोमैटिड्स थे। क्रोमैटिड्स कितना था, डीएनए कितना था, 2 था। अब 2 क्रोमोसोम हैं बट क्रोमैटिड्स कितने आ गए, 4 क्रोमैटिड्स आ गए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए बढ़ता है,
डीएनए की क्वांटिटी बढ़ जाती, क्रोमैटिड्स बढ़ जाते, 2C से 4C हो गया, बट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो ये कंसेप्ट हमेशा रहना कि क्रोमोसोम अगर 2n है तो वो 2n ही रहेगा, 2 क्रोमोसोम थे वो 2 ही रहेंगे, बट बढ़ा क्या रेप्लिकेशन के बाद क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं। लो नेक्स्ट न्यूमेरिकल उसी कंसेप्ट बेस्ड है। फ्रूट फ्लाई है, उसके पास 8 क्रोमोसोम है। ठीक है, इंटरफेज की बात की है, जीवन फेज में उसके पास 8 क्रोमोसोम है। जीवन के पास क्या होती है, एस फेज, बट वुड बी नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एस फेज में होगी रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर तो उतना ही रहता है ना, तो क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा उसका, 8 ही रहेगा। बट अगर यहीं पे डीएनए पूछा होता तो डीएनए कितना हो जाना था, डबल। तो डीएनए का आंसर 16 आना था, बट क्रोमोसोम नंबर पूछा है तो आंसर विल बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसको ना इकट्ठे काम करना होता है, जैसे रिले रेस होती है, तो एक पार्टनर से दूसरा पार्टनर एसोसिएटेड होता है, वैसे ही एसोसिएशन में काम करना है, वो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और जो ऑर्गेनली इंडिपेंडेंटली काम करती है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनली कौन कौन सी काम कर सकती है, जिसके पास खुद का डीएनए हो, जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे ऑर्गेनली। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। तुम्हें अगर याद होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बनता है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद चलता है मॉडिफिकेशन है उसके लिए, लाइसोसोम्स गोल्जी बॉडी से ही निकलते हैं, वैक्यूल्स क्या कर देते हैं, चीजें को स्टोर कर लेते हैं। तो दे आर ऐसी ऑर्गेनलीज जो इकट्ठे काम करी, कोऑर्डिनेशन में काम करी, उन्हें कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन। तो अगर इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर से देखा जाए तो जहाँ पे तुम्हें इंडिपेंडेंट ऑर्गेनली दिखेंगे उसको एलिमिनेट कर दो। माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली काम करती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 1। डायरेक्ट स्टेटमेंट भी दी है और अगर दिमाग लगा के करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। 190 क्वेश्चन। अब लिपिड्स के बारे में करेक्टर्स बोले। लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बिल्कुल करेक्ट, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि जिनके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम सैचुरेटेड कहते हैं, जिनके पास डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको अनसैचुरेटेड। एस फॉर सिंगल, एस फॉर सैचुरेटेड फैटी एसिड। लैकेथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन दी है लिपिड्स वाले पैराग्राफ में कि लैकेथिन इज एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज अ ग्लिसरॉल। एनसीईआरटी का अगर डायग्राम चेक किया होगा तुमने, जहाँ पे लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड बनाया हुआ है और लिपिड्स में भी दिया हुआ है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, दैट इज ट्राइहाइड्रोक्सीप्रोपेन। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। लिपिड्स के पैराग्राफ में पाल्मिटिक एसिड इज 20 कार्बन, बिल्कुल नहीं। 20 कार्बन का होता है एरिकिडोनिक एसिड और 16 कार्बन का होता है पाल्मिटिक एसिड। इसको याद करने के लिए बच्चों को मैं बताती हूँ कि हमारी पाम क्या होती है, छोटी होती है, उसमें छोटी छोटी चीजें आ सकती है। ठीक है, तो याद रखना कम नंबर 16 नंबर पाल्मिटिक में हमारी पाम क्या में आएगा और एरिकिडोनिक में आएगा 20 कार्बन। सो इसका करेक्ट आंसर इज बी एंड सी, सो ऑप्शन 2। एंड ग्लिसरॉल इज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन उसके साथ 3 OH लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी को दोनों को कनेक्ट कर रहा है। पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। अगर तुम्हें याद होगा डीएनए हमारा होता है एसिडिक के बेसिक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, नाम से ही बता रहा है डीएनए हमारा एसिड है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो 2 मीटर का डीएनए हमें न्यूक्लियस के अंदर डालना है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए ऑब्वियसली, तभी वो उसको स्टेबल कर पाएगा। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है। अब हिस्टोन प्रोटीन में ना बेसिक रिच अमीनो एसिड होते हैं और वो कौन सा है, लाइसिन एंड अर्जिनिन। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी और उसमें भी बायोमॉलिक्यूल्स में भी बताया गया है कि 2 बेसिक अमीनो एसिड एंड और भी एग्जाम्पल दिए गए अमीनो एसिड के, जैसे कि न्यूट्रल अमीनो एसिड, अल्कोहलिक अमीनो एसिड, सरीन, ठीक है, ग्लाइसिन, तो वो एग्जाम्पल्स भी याद रखना। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द डीएनए। बिल्कुल, डीएनए क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप है, तो उसको पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन चाहिए। हिस्टोन
8 मॉलिक्यूल का ऑक्टेमर होता है, और ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट वाज 1. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द substance having glycosidic bond and peptide. glycosidic bond किस में प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट में. पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में. चलो अब फाइंड आउट करो. कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, निकाल दें बाहर. ग्लिसरॉल लिपिड है, ट्रिप्सिन प्रोटीन है. ठीक है. लेकिथिन, अभी हम पीछे स्टेटमेंट पढ़ के आए कि लेकिथिन क्या है? फोस्फोलिपिड. निकल गया. बचा फोर्थ ऑप्शन. अब फोर्थ ऑप्शन में अगर तुमने ध्यान से एनसीईआरटी रीड की होगी, वहां पे बताया है कि जो इनोलिन है, इनोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. तो फ्रक्टोज क्या होता है? क्या होता है फ्रक्टोज? कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो कार्बोहाइड्रेट में होता है, और इंसुलिन भी नो दैट इज अ प्रोटीन. सो करेक्ट आंसर इज फोर्थ. 14th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 ऑफ इंटरफेज. G1 G2 जितने भी फेजेस हैं, इनके करेक्टरिस्टिक पॉइंट किसमें क्या क्या होता है ध्यान से रीड कर लेना. डीएनए सिंथेसिस S फेज में होती है, तो ये निकल गया. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल सेल कंपोनेंट इसमें नहीं होता. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डीएनए डज नॉट रेप्लिकेट, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट दी हुई है एनसीईआरटी में कि किसमें क्या होता है. ड्यूरेटेड. मैच द कॉलम करते हैं. इस मैच द कॉलम करने के लिए एक सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ. एक टेबल याद करना है. वो टेबल इतना इंपॉर्टेंट है कि उससे ना हमेशा हर साल क्वेश्चन आते हैं, और वो टेबल मैं वीडियो के एंड में बताने वाली हूँ. पहले करते हैं ये क्वेश्चन. इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी. एंजाइम टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं. उनके नेमिंग कैसे कैसे काम करते हैं. एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं. होलो एंजाइम क्या होता है? ठीक है. प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जब अटैच हो जाता है तो उसे होलो एंजाइम कहते हैं. तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंजाइम की रिवाइज कर लें. अब इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी. अगर एंजाइम में हमने देखा तो 2 कंपिटिटर होते हैं. एक होता है कंपिटिटिव इनहिबिटर, और एक होता है नॉन कंपिटिटिव. ठीक है. जो एंजाइम को रोकते हैं. तो उसमें एग्जांपल पढ़ा था हमने कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक ऐसा एंजाइम है. उसके ना पॉकेट ऐसे एक्टिव साइट्स जो होती हैं इनके, जहां पे सबस्ट्रेट में फिट करना होता है, वो स्क्वायर शेप है फॉर एग्जांपल. तो अब सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए? इनकी लॉग की हाइपोथेसिस होती है, तो सबस्ट्रेट इसमें स्क्वायर शेप का होना चाहिए. तो ये फॉर एग्जांपल सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस है. इसके यहाँ पे सबस्ट्रेट सक्सिनेट आना था. बट अगर मैं इसी शक्ल का एक और मॉलिक्यूल डाल दूं, ठीक है, तो क्या वो मॉलिक्यूल इसकी जगह में फिट हो सकता है? स्क्वायर शेप का मॉलिक्यूल डिट्टो इसकी तरह. ठीक है. तो ऐसे मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट से शक्ल में मिलते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, वो होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. शक्ल से मिल रहे हैं, एक्टिव साइट में जाकर जुड़ जाते हैं. अब ये सबस्ट्रेट तो जा नहीं पाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा. ठीक है. तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस के केस में सक्सिनेट सबस्ट्रेट है, और ये जो मालानेट है ना, जो जिसने एंजाइम की एक्टिविटी को रोका है, वो है मालानेट. देन पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है? प्रोटीन में. अब इसमें से प्रोटीन कौन सा है? अब इससे से इस वाले वर्ड से ही 2 क्वेश्चन और आते हैं. मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, कोलेजन. ठीक है. तो कोलेजन एक प्रोटीन है, ये अगर याद हो तो फिर पेप्टाइड बॉन्ड इसमें आएंगे. सेल वॉल किसकी बनी होती है? बन जाएगी काइटिन की. और बचा सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो है राइसिन. तो इसका आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन. लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे डायरेक्ट दिया है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस इज कंट्रोल बाय मालानेट. ठीक है. और जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज एंजाइम, और ये उसकी एक्टिव साइट है. तो कॉम्पिटिटिव ने तो शक्ल सेम थी, तो एक्टिव साइट में जाके बैठ गया और सबस्ट्रेट को आने नहीं दिया, रोक दिया एंजाइम के एक्टिव. नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करते हैं? वो एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होंगे, और ना ही उनकी शक्ल सेम होती है, पर एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके अटैच हो गया. तो जब वो अटैच हो गया ना, तो अब यहाँ पे स्क्वायर शेप के
सबस्ट्रेट अटैच होने थे, बट उसने इसकी एक्टिव साइट ही चेंज कर दी कि अब ये स्क्वायर शेप के फिट ही ना हो गए। फिर रुकी एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है, तो ये रिवाइज कर लेना। देन क्वेश्चन इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ऐसे मेटाबोलाइट जो प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी मेटाबोलाइट वो होते हैं जो क्या काम करते हैं, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ये प्राइमरी काम जो नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और इसका एग्जांपल है निकोटिन, स्टायरेक्टिन, कैफीन, और ये क्या करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अभी हम प्रोफेज की फ्रेजेस याद करके आए, तो ये जल्दी से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में कर देना। Some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called quiescent stage processes. जब G1 स्टेज होता है उसके बाद आता है S स्टेज, फिर आता है G2 स्टेज, ठीक है। अब कुछ सेल्स होते हैं जिनको डिवाइड नहीं करना, उनको तभी डिवाइड करना जब जरूरत पड़े, तो वो G1 स्टेज से एग्जिट कर जाते हैं इनटू G0 स्टेज, ठीक है। G0 स्टेज क्या होती है, ऐसे क्यूसेंट स्टेज जहाँ पे सेल तो एक्टिव है बट वो बोल रहा है कि मैंने डिवीजन नहीं करनी, तो मेरे देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए, जब मैंने बांटना ही नहीं है डीएनए तो रेप्लिकेट क्यों करूँ, कॉपी क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो अब इसी क्वेश्चन में वो तो G1 से वो कहाँ चले गए, डायरेक्ट G0, तो इसका आंसर G1 है, और यही डायरेक्ट उसमें दिया भी है। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड दैट इज कि इस ड्यूरिंग सेल क्या होता है, फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और इस स्टेज को G0 स्टेज या क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। अभी हम पीछे करके आए दो बेसिक अमीनो एसिड, दैट इज अर्जिनिन एंड लाइसिन, सो आंसर इज लाइसिन। One trick to remember basic amino acid is अर्ज टू लाई, ठीक है, अर्ज हुई अर्जिनिन, लाए मतलब लाइसिन। Which of the following is most abundant protein in animal world? पीछे ही डिस्कस करके आए, आंसर इज कोलेजन। 86. Dissolution of synaptonymal complex occurs in dissolution, dissolve, dip, so answer is diplotin. So देखो प्रोफेस 1 से कितने क्वेश्चन आए, so this is important to remember it, to learn it. Which of the following stages में ऐसे involve centromere? Centromere कहाँ टूट जाता है, that is एनाफेज, ठीक है। अब हर एक फेजेस के ना कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, जैसे कि सेंट्रोमेयर कहाँ डिवाइड कर गए, एनाफेज, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेटर में कब आके अलाइन कर जाते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमें अगर डीएनए स्टडी करना तो कौन सी फेज होना है, तो दैट इज मेटाफेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए एंड इस क्वेश्चन के लिए वी हैव टू लर्न अ टेबल, और वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। उसके करने से पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बोन्स इंक्लूडेड, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैट अभी हम डिस्कस करके आए थे, दैट इज डबल बॉन्ड, एंड देन न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड में आता है शुगर, उसके साथ नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड। अब इस न्यूक्लियोटाइड ने नीचे वाली फॉस्फेट से भी अटैच होना है, ठीक है, फिर वो बन गई। तो जो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्ड आता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और जो एक फॉस्फेट को शुगर के साथ होता है वो है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जो नाइट्रोजनस बेस को इसके साथ जोड़ेगा शुगर के साथ, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो दो नाइट्रोजनस बेस को जोड़ता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड में आता है फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड में हम एक चीज साइड कर देते हैं और वो है फॉस्फेट, फॉस्फेट को हटा दो तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। सो इसका आंसर इज 4। अब एक मैंने तुम्हें बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल मैं बताने वाली हूँ जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
ठीक है, वो याद करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको आज के आज अभी के अभी याद कर लेना, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो टेबल है ये वाला, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें याद कैसे करना है, इतना टेबल, बड़ा टेबल याद कैसे रहेगा, उसकी ट्रिक भी करते हैं। पहले तो ना सम प्रोटीन, इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन का एग्जांपल देख लो, कोलेजन मोस्ट अबंडेंट वाला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर्स में 2 सालों में ये पूछ लिया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, तो वो कोलेजन है। बट अगर नेक्स्ट ईयर ये भी पूछा जाता है, या इस साल ये भी पूछा जा सकता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड, तो उसका आंसर है रुबिस्को। अब और कौन सी प्रोटीन है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन है, इंसुलिन जो हार्मोन है वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन कैन बी एंजाइम, हार्मोन या ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। तो हमें ये चीज पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन, और इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें पेप्टाइड, इन सब में पेप्टाइड बॉन्ड हो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा कि इनके काम क्या है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एक्सेसिव शुगर बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने में काम करते हैं। एंटीबॉडी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो रिसेप्शन का काम करते हैं। सेल के अराउंड जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कोई चीज़ रिसीव करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमेबल है ना, हर कुछ नहीं सेल के अंदर जाएगा, तो ये जो रिसेप्टर है रिसीव करेंगे। ग्लूट4 से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भूलना नहीं है। ग्लूट4 क्या करता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर डालने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली है, ठीक है, हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। अब ये ग्लूकोज जो ये बढ़ा हुआ है ब्लड में घूम फिर रहा है, ब्लड बोल रहा है कि नहीं नहीं तू ज़्यादा देर मेरे में नहीं रह सकता, ठीक है, तो इसका कुछ काम करना पड़ेगा। तो पिट्यूटरी हार्मोन से इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास, मास्टर ग्लैंड है ना, वो दूसरे ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, वो करेगा पैनक्रियास को कि भाई ब्लड में इतनी सारी ग्लूकोज हो रही है, ख्याल क्यों नहीं रख रहे तुम, चलो रिलीज करो हार्मोन। फिर आएगा इंसुलिन इस ग्लूकोज को बोलेगा ब्लड में ज़्यादा देर नहीं घूम सकता, तुझे सेल के अंदर जाना पड़ेगा और उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसुलिन इसको सेल के अंदर डालने जाता है। जब इंसुलिन इसको सेल के अंदर डालने जाता है तो सेल बोलता है क्यों भाई, मैं क्यों लूँ इस फजूल की ग्लूकोज को, मुझे क्या मिलेगा, मैं नहीं आने दूंगा इसको, ये इन फजूल की शुगर मेरे अंदर नहीं आई। तो उस टाइम सेल मेम्ब्रेन जब सेमी परमेबल है, सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने देती है, तो उस टाइम ये आने नहीं देती उसको सेल के अंदर। तो जो ग्लूट4 है वो क्या करता है, वो ऐसा प्रोटीन है, वो इस इंसुलिन को इस शुगर को, इस ग्लूकोज को जो ब्लड में घूम फिर रही है उसको सेल के अंदर डालने में हेल्प करेगा। तो ये ग्लूट4 का काम है। तो ग्लूट4 भी क्या है, प्रोटीन। तो ग्लूट4 का काम भी बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा गया, ठीक है। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसके एग्जांपल्स पिगमेंट्स के कैरोटीनॉइड, एंथोसायनिन्स, ये तो नाम से ही पता चल जाते हैं पिगमेंट। एल्कलॉइड्स 12th में चैप्टर किया है, मॉर्फिन, कोटीन, इनसे याद रहते हैं कि ये जो हमने जितने भी ड्रग्स किए हैं वो एल्कलॉइड्स होते हैं। टर्पिनॉइड से नाम से पता चल रहा है, टर्पीन्स जहाँ पे लग रहा है वो टर्पिनॉइड। याद क्या क्या करना है, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, एक ही तो ऑयल याद करना है, लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन में इन है सब में, इसके एग्जाम्पल में भी इन है, एब्रिन राइसिन, टॉक्सिन एब्रिन राइसिन, इन, ठीक है। टॉक्सिन, लेक्टिन में एक अजीब सा नाम याद करना है, कॉनकैनावेलिन, ठीक है। तो जहाँ पे वो फनी सा लंबा सा नाम है वो क्या है, लेक्टिन्स, ठीक है। फिर ड्रग्स कैन भी यार, ड्रग्स को खा के इंसान ब्लास्ट हो गया, विन ब्लास्टिंग, ठीक है, विन ब्लास्टिंग। और क्यूरुक्यूमिन, अगर तुम्हें क्यूमिन याद हो तो उसको यूज करते हैं क्यूमिन, ठीक है, तो उससे रिलेट कर देना। ड्रग्स में दवाई की तरह भी क्यूरुक्यूमिन यूज किया गया। फिर पॉलीमरिक सब्सटेंस, रबर, गम, सेलुलोज, ये तो याद रहेंगे। तो याद क्या करने हैं, टॉक्सिन, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन एंड ड्रग। लेक्टिन एक बड़ा सा लंबा सा फनी सा नाम है, कॉनकैनावेलिन, ठीक है। ड्रग खा के ब्लास्ट हो गए इंसान, और क्यूमिन लेते हो ना जीरा, उससे रिलेट कर लो। सो इजी वे था याद करने का। अब करते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व जो पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। चलो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है,
टॉक्सिन अभी याद किया था, टॉक्सिन में इन एवरिन करेक्ट है। लैक्टिन फनी सा लंबा सा नाम, कौन कहना, वेलिन हो गया। ड्रग्स में हमने दोनों, इन तो हमें याद है, इन तो हमने टॉक्सिन में किया था, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे ये गलत है। ड्रग्स हमने क्या किया था, ड्रग्स को खा के वो इंसान ब्लास्ट हो गया था, और क्यूमिन, क्रूक्यूमिन एंड विनबुल ब्लास्टिन। एल्कलॉइड में हमने मोर्फिन, कोडीन, ये जितने भी थे वो सब किए थे। Then comes which of the following is not a secondary metabolite? विनब्लास्टिन, क्रूक्यूमिन क्या है, ड्रग्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। रबर गम्स ड्रग्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। मॉर्फिन, कोडीन एल्कलॉइड्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं। क्या बचा, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। और अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज अगर ये नहीं भी पता तो भी हो जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड और ग्लूकोज प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज होते हैं, सेल ग्रोथ के लिए यूज होते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जो, मेटाबोलाइट मतलब किसी केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है पर उनका प्राइमरी रोल नहीं है, सेल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब में कुछ काम नहीं, न्यूट्रिशन, इन सब में कुछ काम नहीं है, वो सिर्फ प्रोटेक्शन एंड डिफेंस के लिए बनते हैं प्लांट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल बायोलॉजी PYQs। आई होप कंसेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। एंड बहुत अच्छे से हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि यू हैव टू आंसर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड दीज टॉपिक्स जो मेंशन किए गए रिवाइज कर लेना, वो कर लेना ज़रूर, बिकॉज इनसे क्वेश्चंस आएंगे। PYQs हमें आइडिया देता है कि अगले साल क्या क्या क्वेश्चंस वो पिक करके डालने वाले हैं। और अगर कोई टॉपिक जो नहीं समझ आया हो या जो डिफिकल्ट लगता हो और नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, उसमें वीडियोस बना देंगे। Thanks for watching. All the best for your preparation. Keep working hard and achieve your goals. Like and subscribe, please.